राष्ट्रीय शिक्षा नीति की, जो बहुत ज़रूरी है। ये मुद्दा बहुत ज़रूरी है, इस पर बात करना, इस पर और रोशनी डालना। नई शिक्षा नीति को लेकर जिस तरीके से ये नीति नौजवानों की ताकत है और किसी भी राज्य या देश के लिए ये नीति इस वक्त वरदान से कम नहीं होती है कि आप समय समय पर किस तरीके से अपनी नीति को आगे बढ़ाते हैं और बदलते हैं, यानी कि ट्रांसफॉर्म करते हैं। और अगर वो खुद युवा पीढ़ी ही लिखे, साफ तौर पर उच्च शिक्षा हो तो समाज कल्याण और राष्ट्र विकास में और ज्यादा मजबूती प्रदान करता है। अगर युवा पीढ़ी आगे बढ़ेगी, पढ़ी लिखी होगी तो शिक्षा के क्षेत्र में राज्य सरकार ने कई ऐसी योजनाओं को लॉन्च किया है जो इस समय जमीनी स्तर पर इंप्लीमेंट होती भी नजर आ रही हैं, जिससे इस वक्त कोई अछूता नहीं है, चाहे वो लड़का हो या फिर लड़की हो, कोई पार्शियलिटी यहाँ पर नहीं की गई है। वंचित कोई भी वर्ग ना रह सके, इसका ख्याल यहाँ पर रखा गया है। नई शिक्षा नीति के चलते आपको बता दें कि बच्चों के सर्वांगीण विकास पर बहुत ज्यादा जोर दिया गया है। सीएम राइज स्कूल की अगर बात करें, ये तमाम उपक्रम हैं जो आगे बढ़ रहे हैं, जिसमें स्मार्ट क्लास है, आधुनिक लैब्स हैं, लाइब्रेरी है, खेल के मैदान है कि खेल के क्षेत्र में जो बच्चे आगे बढ़ना चाहते हैं वो बढ़ सकते हैं, अन्य सुविधाओं का भी लाभ बच्चे यहाँ पर उठा सकते हैं। और इस विषय पर आपको बता दें कि हमारी समझ को और ज्यादा बढ़ाने के लिए, इसे और वास्ट लेवल पर हमें समझाने के लिए हमारे बीच में शिक्षक उपस्थित हैं और हम मंच पर अब आमंत्रित यहाँ पर करना चाहेंगे अहिल्या विश्वविद्यालय की कुलपति प्रोफेसर रेणु जैन जी को, जो हमारे बीच में मौजूद हैं। मैं चाहती हूँ कि मैम आप यहाँ पर आए और हमें ये जो नई शिक्षा नीति है इसके बारे में बताएं और समझाएं। प्लीज आप मंच पर आइएगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी को नमस्कार। देवी अहिल्या विश्वविद्यालय की ओर से मैं आप सभी का स्वागत करती हूं और आज रिपब्लिक भारत को इस नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति पर यह कार्यक्रम आयोजित करने के लिए बहुत बहुत बधाई देती हूं। राष्ट्रीय शिक्षा नीति, जैसा हम सभी जानते हैं, इसके अब 2 साल पूरे हो चुके हैं। 29 जुलाई 2020 को ये शिक्षा नीति प्रकाश में आई थी और इसमें बहुत पहले भी 2 नीतियाँ आ चुकी हैं, लेकिन इस नीति में एक तरह से कहा जाए तो आमूलचूल परिवर्तन ला दिया है। इसमें जो मुख्य बातें हैं उनमें से मैं कुछ बातों पर प्रकाश डालना चाहूँगी। जो पहली इसमें बात है कि जो शिक्षा का जो माध्यम है वो मिडिल क्लास तक अपनी ही भाषा में करने का उसमें आह्वान किया गया है, क्योंकि हम जानते हैं कि जितने भी बच्चे होते हैं वो अपनी मातृभाषा में सबसे अधिक सीखते हैं, दूसरी भाषा में उनको अपनाने में उनको थोड़ा समय लगता है। तो स्कूल लेवल पर एक तो स्कूल का सिस्टम ही इसमें बदला हुआ है कि पहले 5-3+3 करके इसको एक तरह से बनाया गया है शिक्षा नीति को, और हायर लेवल पर भी बहुत चेंज किए गए हैं। तो पहला तो माध्यम मिडिल क्लास तक अगर हिंदी भाषा में ही रहे और उसके साथ ही उनको स्किल सीखने के लिए भी बहुत आगे लाया गया है। उनको कई तरह की एंटरप्रेन्योरशिप के माध्यम से और स्किल डेवलपमेंट के माध्यम से स्कूल लेवल पर ही बच्चों को सशक्त और अपना स्वावलंबी बनाने के लिए प्रयास किया गया है। इसके बाद अगर हम जब आगे की शिक्षा में देखते हैं तो हायर लेवल पर जब हम शिक्षा देखते हैं, जो कि हमारे विश्वविद्यालय मुख्य रूप से हायर लेवल शिक्षा से कंसर्न है, तो यहाँ पर भी बहुत तरह की पॉलिसीज को लाया गया है। इसमें एक जैसे मल्टीपल एग्जिट मल्टीपल एंट्री है। अगर कई बच्चे पर अपनी आर्थिक परेशानियों की वजह से, सामाजिक परेशानियों की वजह से अगर अपना कोर्स कंटिन्यू नहीं कर पाते हैं तो उनको छोड़ने का भी ऑप्शन है। अगर वो एक बार छोड़ें, अगर 3 साल का कोर्स या 4 साल का कोर्स वो पहली साल के बाद ही छोड़ देते हैं तो उनकी वो पढ़ाई बेकार नहीं जाएगी, उनको एक सर्टिफिकेट प्रदान किया जाएगा। 2 साल बाद छोड़ते हैं तो उनको एक डिप्लोमा प्रदान किया जाएगा। इसके बाद वो आगे जब भी चाहे उस कोर्स को ज्वाइन भी कर सकते हैं, ऐसा कोई बंधन अब नहीं रह गया है। इसके साथ ही जैसा विदेशों में होता है कि कई बार अपने मुख्य विषय के साथ उनको दूसरे विषय भी पढ़ने का मन होता है। जैसे कोई साइंस का विद्यार्थी है लेकिन अगर संगीत की शिक्षा लेना चाहे, इकोनॉमिक्स की शिक्षा लेना चाहे, तो वो रास्ते भी अब खुले हैं। दूसरी फैकल्टी के भी आप विषय में अध्ययन कर सकते हैं। इसके साथ ही हमारे यहाँ एक एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट की अवधारणा लाई गई है और इसमें अपने जितना भी हम अर्न करते हैं, जो क्रेडिट हैं,
अब मार्क्स नहीं दिए जाएंगे, केवल क्रेडिट दिए जाते हैं। और ये क्रेडिट एक तरह का पूरे राष्ट्रीय स्तर पर एक एकेडमिक डेटा बैंक है, उसमें सारे जमा हो जाते हैं। तो आप किसी भी यूनिवर्सिटी से करें, वो आपके क्रेडिट ट्रांसफ़र हो जाएंगे। और इसका विदेशों के साथ भी एक तरह का सामंजस्य बिठाने का प्रयास चल रहा है। मैं आपको बताना चाहूँ कि मध्य प्रदेश हमारा सबसे अग्रणी राज्य है जहाँ पर शिक्षा नीति का क्रियान्वयन पूरी तौर पर हो चुका है। अभी इस बार हमारा 3rd ईयर आ रहा है, 2 साल पहले ही 1st ईयर में आ गया। 2021 से हम लोग शुरू कर चुके हैं, मतलब ग्रेजुएशन लेवल पे हम इसका क्रियान्वयन कर चुके हैं। 2nd ईयर में भी हो गया है और इस साल 3rd ईयर में आया जा रहा है। लेकिन थोड़ा सा हम लोगों ने इसमें परिवर्तन किया है। सेमेस्टर के स्थान पर अभी वार्षिक पद्धति से इसको लाया गया है और पूरा प्रयास है कि इसके अगले वर्ष हम लोग इसको सेमेस्टर पद्धति से इसके पूर्ण स्वरूप में हम इसको क्रियान्वित कर सकेंगे। इसके साथ ही नई शिक्षा नीति में जो बहुत ज़रूरी बातें हैं उन पर भी बहुत ध्यान दिया गया है। अपना जो आजकल के जैसे अभी जो डिस्कशंस हो रहे थे, जिनको मैं भी सुन रही थी कि बच्चों जो सब जगह बेरोज़गारी भी बहुत है, तो आत्मनिर्भरता बनाने के लिए, एक स्किल डेवलपमेंट के लिए, एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट करने के लिए, अप्रेंटिसशिप डेवलप करने के लिए बहुत सारी योजनाएं लाई गई हैं। स्वरोजगार की योजना, अर्न व्हाइल यू लर्न की योजना और ऐसे बहुत सारी योजनाएं हमारे यहाँ लाई गई हैं। इसके साथ ही खास तौर से मध्य प्रदेश में, क्योंकि आज हम उज्ज्वल मध्य प्रदेश की भी बात कर रहे हैं, उज्ज्वल भारत तो है ही। भारत हमारा अब सबके विश्व के जब जैसे हम लोग सब देख रहे हैं, चांद विजय के साथ ही चंद्रमा पर जो हमारा चंद्रयान उतरा, तो विश्व के 4 बड़े राज्यों में जिन्होंने ऐसा किया है उसमें शामिल हो गए, 4 बड़े देशों में शामिल हो गया। और उसके साथ ही चांद के दक्षिणी ध्रुव पर उतरने वाला हमारा ऐसा पहला राष्ट्र है। तो विश्व में अपनी महत्ता हमारे देश ने स्थापित कर दी है। हमारा भारत एक तरह से उज्ज्वल भारत के रूप में सब जगह अपनी आभा बिखेर रहा है। इसके साथ ही मध्य प्रदेश भी बहुत आगे बढ़ चुका है, चाहे वो शिक्षा का क्षेत्र हो, चाहे सामाजिक उन्नति का क्षेत्र हो, चाहे महिलाओं को आगे महिला सशक्तिकरण का क्षेत्र हो, सभी क्षेत्रों में मध्य प्रदेश भी बहुत आगे बढ़ रहा है। इसी में अभी जैसे बहुत सारी योजनाएं हैं जो मध्य प्रदेश में शुरू हुई हैं। बहुत सारी सड़क निर्माण हो चुका है, 5 लाख किलोमीटर से अधिक का सड़क निर्माण है। लाडली बहन योजना, लाडली लक्ष्मी योजना, मेधावी छात्र योजना, इसके द्वारा बहुत शिक्षा के क्षेत्र में बच्चों को आगे लाने के प्रयास किए जा रहे हैं। और एक बहुत अच्छी योजना अभी सरकार ने जो शुरू की है, सीखो कमाओ योजना, जो हमारे छात्र अक्सर बेरोजगार रहते थे और बेरोजगारी की वजह से वो अक्सर गलत राह भी पकड़ लेते थे, भटक जाते थे, उन सबको सुधार करने के लिए भी अभी सरकार ने एक सीखो कमाओ योजना शुरू की है, जिसमें उनको एक ट्रेनिंग भी मिलेगी और उसके साथ ही एक तरह का उनको एक रोज़गार भी मिल सकता है और ट्रेनिंग भी मिल सकती है, जिससे वो अपना व्यवसाय शुरू कर सकते हैं। इसके साथ ही भारत सरकार के स्तर पर और मध्य प्रदेश सरकार के स्तर पर भी हमारे यहाँ MSME के माध्यम से और अलग से भी एक जो इंक्यूबेशन सेंटर्स हैं और जहाँ स्किल डेवलपमेंट सेंटर्स हैं, ऐसे सब जगह बनाए जा रहे हैं। और हमारी यूनिवर्सिटी में भी अभी इस तरह का एक स्किल डेवलपमेंट सेंटर बनाया गया है और जिसमें बहुत सारे बच्चे, उसके लिए सरकार से हमको थोड़ा ग्रांट भी मिली है, काफ़ी अच्छी ग्रांट मिली है और उसके द्वारा हम बच्चों को उनके जो जितने भी नवाचार हैं, इनोवेशन से उनको आगे लाने का हम प्रयास कर रहे हैं। तो वो सबका उद्देश्य यही है कि बच्चे स्वावलंबी बने, आत्मनिर्भर बने और अपने देश को ऊंचा ले जाएं। इसके साथ ही एक नई शिक्षा नीति में एक भारतीय ज्ञान परंपरा को बहुत बड़ा स्थान दिया गया है। हम सब जानते हैं सदियों से हमारा भारत ज्ञान विज्ञान का केंद्र रहा है और जो बीच में कुछ साल ऐसे आए जिसमें आक्रांताओं से हम लोग जूझते रहे, उस समय हमारा ज्ञान विज्ञान की गति थोड़ा विदेशों की तुलना में कम हो गई थी। लेकिन देखा जाए तो पूरे ज्ञान का जो उद्गम रहा, ये बड़े बड़े वैज्ञानिकों ने भी माना है कि ज्ञान का उद्गम भारत में ही हुआ और हज़ारों साल पहले से जो हमारी जो यूनिवर्सिटीज़ थी पूरे विश्व में प्रसिद्ध थी, जैसे कि नालंदा विश्वविद्यालय, तक्षशिला विश्वविद्यालय, विक्रमशिला विश्वविद्यालय, उस समय का जो ज्ञान था, चाहे वो जीरो की खोज हो या उससे बड़े जितने भी दशमलव प्रणाली की खोज हो, ज्ञान का आधार सब वही बना। उस समय भी स्पेस विज्ञान के क्षेत्र में हमारा भारत बहुत उन्नत था, एक बार विश्वगुरु माना ही जाता था। और इस बार आज़ादी के अमृत काल में हम लोग फिर से विश्वगुरु बनने की ओर अग्रसर हैं। और क्योंकि भारत सबसे युवा देश है, तो हमारे युवाओं के माध्यम से हम लोग इस सपनों को अपने साकार कर सकेंगे। तो निश्चित रूप से नई शिक्षा नीति के प्रकाश में, भारतीय ज्ञान परंपरा के आलोक में और अपने युवा उद्यमियों के, युवा छात्रों के परिश्रम और मेहनत से
हम लोग निश्चित ही अपने देश को, अपने प्रदेश को भी एक सर्वोत्तम प्रदेश और देश को सर्वोत्तम देश बनाकर विश्व गुरु ले जाने की ओर अग्रसर हैं। और इस अमृत काल में मुझे पूरा विश्वास है कि हमारा प्रयास हमेशा सार्थक होगा। हम सब अपने अपने देश को अपने आप से ऊपर रखते हैं। कहते हैं जब अपने सपनों से भी राष्ट्र बड़ा होता है, जब हम उठते हैं देश खड़ा होता है। इसके साथ ही आप सबको नमस्कार, धन्यवाद। आपको सम्मानित करने के लिए मैं चितांशी और रिजिता को यहाँ पर बुलाना चाहूँगी। वो आपको सम्मानित करेंगी और बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ में जुड़ने के लिए और नई शिक्षा नीति को लेकर किस तरीके से देश आगे बढ़ रहा है उसके बारे में जानकारी साझा करने के लिए।